स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के हो जाइए तैयार, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स फिर से थोड़े आपको सुस्त बनते हुए दिख रहे हैं। कल थोड़ी गिरावट गहराई है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, और उसका इम्पैक्ट आप फिलहाल सुबह SGX 50 पर भी देख रहे हैं। करीब 70 अंक नीचे कारोबार हो रहा है, 18,300 के नीचे। बाकी के एशिया के मार्केट्स में भी आपको आधे से 0.1% की गिरावट आती हुई दिख रही है। नरमी आई है ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि अभी तक अमेरिका की जो डेट सीलिंग है, कर्ज सीमा है, उस पर डील बनती हुई नहीं दिखी है, तो सहमति उस पर नहीं आई है। हालांकि दोनों पक्ष बात तो डील के फेवर में कर रहे हैं, और माना भी बाजार की तरफ से ऐसा ही जा रहा है कि फाइनली एक डील तो आएगी, बट क्योंकि समय थोड़ा खत्म होते जा रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार की चिंता बढ़ रही है। तो लगातार तीसरे दिन फिसले हैं अमेरिकी बाजार। आज सुबह उनके फ्यूचर्स थोड़े संभले हुए जरूर हैं, बट इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमजोरी बनी हुई है। जहां तक एशिया के मार्केट का सवाल है, सारे के सारे एशिया के बाजार आपको कमजोरी के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं, और SGX 50 पर भी दबाव है। कच्चे तेल में एक रिबाउंड आया है, सोने में एक्शन बना हुआ है। आइए जानते हैं किस तरह का रहा है ग्लोबल सेटअप, क्या कुछ हुआ है कल शाम अमेरिकी बाजारों में, ये कर्ज सीमा कब फाइनली इस पर डील आएगी, और आज के लिए आउटलुक क्या बन रहा है। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग। अभी तक कोई सहमति नहीं है कर्ज सीमा पर? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल कोई सहमति नहीं है, डेडलॉक वाली सिचुएशन आ गई है। कल मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद भी कुछ निकल कर नहीं आया है, जिसके चलते कल हमने दबाव देखा था अमेरिकी बाजार में। हालांकि हल्का फुल्का ही दबाव माने जाएगा, लेकिन फिर भी डाउ करीबन 230 पॉइंट लुढ़क कर बंद हुआ। नैस्डैक और S&P की भी बात करें तो यहाँ पर भी दबाव था। जो नैस्डैक इतने टाइम से संभला हुआ था, वहाँ पर भी कल दबाव आता दिखा, क्योंकि कल कुछ टेक स्टॉक्स में काफ़ी कुछ खबरें भी आई थी, जिसके चलते वहाँ पे दबाव था। जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, उनकी हाउस रिपब्लिकन की स्पीकर के साथ जो बैठक हुई थी, वो बिना कंक्लूजन के समाप्त हो गई। वहाँ पे कोई भी कंक्लूजन सामने नहीं आया डेट सीलिंग को लेके। हालांकि जो डेडलाइन है जून 1 तारीख की, उन करीब आती हुई दिख रही है। यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन ना आने की वजह से कल हमने थोड़ी कमज़ोरी कल US के बाज़ार में देखी थी। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं बन के आ रहा है। हालांकि यही सबका मानना है कि जो तारीख है 1 जून की, वो करीब है, जिसके चलते आने वाले कुछ समय में जो बाजार की नज़र भी वो इसी बातचीत पे रहने वाली है, और इससे जुड़े अपडेट पर रहने वाली है। जो नैस्डैक में हम पिछले कुछ दिनों से अच्छा रिबाउंड देख रहे थे, वो भी कल फिसल कर बंद होते हुए दिखा। 160 अंक की गिरावट आपको वहाँ पर भी नजर आई, क्योंकि एप्पल, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट तीनों की बात करें तो यहाँ पे गिरावट थी। इनफैक्ट एप्पल ने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि वो चीप प्रोडक्शन के लिए एक डील की है, जिसके चलते मल्टी बिलियनर डील थी, जिसके चलते इस स्टॉक में भी आपको दबाव नजर आया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। नतीजों का भी रिएक्शन था। जूम का स्टॉक कल 8% लुढ़क कर बंद हुआ। कंपनी की जो आय की ग्रोथ थी, वहाँ पे स्लो डाउन आते दिखा, जिसके चलते ये स्टॉक में पूरा का पूरा दबाव था। लॉयस की भी बात करें तो रिटेलर के स्टॉक में भी कल गिरावट थी। 2% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी, क्योंकि अनुमान से अच्छे तो नतीजे आए थे, लेकिन कंपनी ने अपने अगले साल का जो गाइडेंस दिया वो कट किया था, जिसके चलते दूसरे रिटेलर स्टॉक में भी कल दबाव नजर आया था। लेकिन आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आज जारी होने वाले, और फेड से जुड़े अपडेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। जून की जो पॉलिसी मीट है, उसके लिए हमने कल बात भी की थी कि मेजॉरिटी लोगों का मानना है कि जून में पॉलिसी में पॉज आएगा, लेकिन फेड की एक चेयरमैन, एक पर्सन की तरफ से आता है कि हाइक हो सकती है, दूसरी तरफ एक स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि हाइक नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन यहाँ पर भी बनी हो। तो फेड के जो मिनट्स आने वाले हैं वो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ कल यूरोप के बाजार भी कमज़ोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। वहाँ पर भी 0.1 से 1% की कमज़ोरी देखी गई थी। इनफैक्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है UK में, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा सामने आएगा अप्रैल के महीने का। साथ ही ECB की जो नॉन पॉलिसी, उसकी भी आज से मीटिंग स्टार्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बाजार की नज़र रहने वाली। डॉलर इंडेक्स में थोड़े रिबाउंड आपको दिखेगा। 103.4 के पार अब ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो 3.4 के क्लोज पहुँच चुकी है। ऑयल में लगातार तीसरे दिन हमने बढ़त देखी है। 78 के क्लोज फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोना चांदी में कल हमने थोड़ी गिरावट देखी थी US के बाजार में। साथ ही साथ बाकी के जो मेटल्स है, वहाँ भी आपको चारों तरफ कमजोरी ही नजर आएगी। कॉपर 6 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है, और जिंक की भी बात करें तो 3 साल के निचले लेवल पे पहुंच गई है। तो कमोडिटी में कमजोरी थी, US के कल बाजार में कमजोरी थी। डेट सीलिंग की बातचीत अभी भी अटकी हुई है, कोई कंक्लूजन नहीं आया कल मीटिंग के बाद, जिसके चलते दबाव था। लेकिन दूसरी तरफ फेड की भी पॉलिसी जून में आने वाली है, और मेजॉरिटी लोग यही मान के चल रहे हैं कि एक पॉज आ सकता है।
तो चलिए फेड की पॉलिसी पर नजर है, बट उससे पहले कर्ज सीमा पर जो फैसला है वो अभी भी आने वाला है। आज बैठक के मिनट्स आएंगे तो समझ में भी आएगा कि आगे के आउटलुक को लेकर बाकी सदस्यों की क्या सोच विचार है इस समय। शुक्रिया अनुपुर, ये सारे अपडेट्स हमें देने के लिए। आइए एक बार देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा एक्शन दिखाया। हल्की फुल्की खरीदारी हुई है कैश में। एफआईज और डीआईएस दोनों की तरफ से करीब 180 करोड़ की खरीदारी कैश में एफआईज ने करी है, डीआईएस ने भी करीब 400 करोड़ की खरीदारी करी है कैश में। बट स्टॉक फ्यूचर्स यहां पर लगातार एफआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी आपको दिख रही है और कल भी करीब 1235 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी करी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 825 करोड़ की खरीदारी करी है। तो एक्सपायरी में 2 दिन है, मिडवीक सेशन है। आइए अब जानते हैं कि आज के लिए आपको ट्रेड के लिए कैसे करनी है तैयारी। बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मिडवीक सेशन है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट सुस्त बन रहे हैं पिछले 3 दिनों से। हमारे बाजार ऑफ कोर्स होल्ड आउट कर रहे हैं। सर बताएं आज के लिए क्या करना है, क्योंकि आज सुबह एशिया के बाजारों में थोड़ा ज्यादा दबाव है। इस समय एसजीएक्स निफ्टी भी 75 पॉइंट नीचे है। जापान के बाजार में थोड़ी गिरावट बढ़ रही है इस समय। क्या नजरिया बनाना है सर आज के ट्रेड के लिए? गुड मॉर्निंग। देखिए वैसे भारतीय बाजार तो बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट मिल नहीं रहा है। कल मेरे ख्याल से जो आखिरी आधे घंटे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो प्रॉफिट बुकिंग इसी वजह से आई है कि थोड़ा अंदाजा था कि अमेरिका में कमजोर सेशन हो सकता है और वैसा ही हुआ भी है। तो ग्लोबल सपोर्ट की तरफ से खुलेंगे तो हम नीचे खुलना भी चाहिए। उसके बाद हमारे जो फ्लोज मजबूत है, एफआईएस की तरफ से खरीदारी हो रही है, लोकल फंड भी मजबूत है, तो निचले स्तरों पर सपोर्ट लेने की कोशिश बाजार करेगा। कल मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, उससे पहले थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आती हुई दिखेगी ठीक कल की तरह। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को पार करने की कोशिश निफ्टी और बैंक निफ्टी कर जरूर रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर रुकते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे रनअप में जो हमने हाईएस्ट लेवल बनाया है निफ्टी में 18,458 का, कल उसके आसपास आकर रुके हैं। 44,150 का बैंक निफ्टी का हाईएस्ट लेवल है, उसके आसपास आकर रुक रहे हैं। तो मुझे लगता है आज भी कमोबेश वैसा ही ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। नीचे शुरुआत होने के बाद रिकवरी आने के बाद ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग। जो रेंज आपके लिए सपोर्ट के तौर पर है आज 18,215, 18,285, 18,215, 18,285 ये रेंज है, आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 18,390 से 18,450 की रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, निचले स्तरों पर 43,525, 43,675 ये 150 पॉइंट की रेंज है। 43,525, 43,675 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपर के लेवल पर 44,025 से 44,150 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और वही हमारा फॉर्मूला है, 44,200 के पार निकलकर बैंक निफ्टी का तो बढ़िया तेजी दिखाएगा और 18,500 के ऊपर निकलकर निफ्टी टिका तो कुछ और बेहतर तेजी होने की संभावनाएं बनेगी। तब तक मुझे लगता है कि ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार थोड़े सीमित दायरे में रहेंगे। हल्की कमजोर शुरुआत होने के बाद लोअर लेवल से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडर मार्केट में एक्शन ठीक रहेगा। चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मुझे लगता है अब भी खरीदारी होती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल बुरा नहीं है, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है, इसलिए थोड़ी आज कमजोरी रह सकती है। फर्स्ट हाफ में मिड सेशन से हल्की फुल्की रिकवरी के आसार है। तो मिड वीक में मिड सेशन से आप हल्की फुल्की रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े कमजोर हैं, एशिया में आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है, इसलिए फर्स्ट हाफ थोड़ा सुस्त हमारे बाजार के लिए रह सकता है। शुक्रिया अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। एक बार लेवल्स में रिकैप कर देता हूं। 18,215 से 18,285 ये आपके लिए बढ़िया सपोर्ट रेंज का काम करेंगे। ऊपर की तरफ अगेन जैसे कल बात कर रहे थे 18,400 के आसपास आपको थोड़ी रेजिस्टेंस आती हुई दिख सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल भी एक बार अटेम्प्ट किया था रिकॉर्ड हाई के लिए, बट फिलहाल 43,525 से 43,675 ये इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा। ऊपर की तरफ आशा है कि क्या एक बार फिर से रिकॉर्ड की तरफ अटेम्प्ट रह सकता है। कल तो 100 पॉइंट से रह गया, बट फिलहाल 44,025 से 44,150 ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस रेंज बन रही है। नजर रखेंगे इन लेवल्स पर और आज के एक्शन पर भी। आइए अब बात करते हैं नतीजों की, क्योंकि ढेरों नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। तो अरमान से बात करते हैं। पहले तो अरमान, जो इंपॉर्टेंट नतीजे आए हैं वो बताइए। जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें अशोक लीलैंड की, यहाँ पर अगर आप देखें ओवरऑल जो हमारा अनुमान था, आय के अलावा हमारा अनुमान से जो है बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 33% बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें 8.9% से बढ़कर 11% पर आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान था 10% का। और मुनाफा अगर आप यूं देखेंगे तो आपको गिरावट दिखेगी 17% की, पर आप जो एडजस्टेड पैट देखेंगे वहाँ पर आपको 61% की जो है बढ़त दिखेगी, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें एक्सेप्शनल गेन था लगभग 470 करोड़ का, हालांकि इस बार भी 56 करोड़ का
चुका है, पर आप इसको एडजस्ट कर दे तो आपको मुनाफे में, एडजस्टेड मुनाफे में लगभग 61% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। एनएमडीसी यहाँ पर आय लगभग 14% नीचे गिरकर आई है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे वो 40% से गिरकर 37% पर आते हुए दिखे, पर हमारा अनुमान जो था वो लगभग 35% के आसपास का था और मुनाफे में देखेंगे लगभग 22% का आपको उछाल दिखेगा। डिक्सन की बात करें तो वहाँ पर आय लगभग 4% बढ़ी है। मार्जिन्स जो है, मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव हो गए हैं। ग्रॉस मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ मैं, 9.2% से बढ़कर 10.2% पर आए हैं। और नॉर्मल इबिटा मार्जिन्स की बात करें वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है, 4% से बढ़कर 5% पर के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 4.6% के आसपास का था। बायोकॉन जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय 57% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 24.6% से बढ़कर 26% पर आते हुए दिखे हैं और हमारा अनुमान जो था वो 23% का था। हमारा अनुमान मार्जिन्स को गिरावट का था और उसके अगर आप कंपैरिजन में देखें तो मार्जिन्स बढ़कर 26% पर आते हुए दिखे हैं। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन यहाँ पर देखें तो ओवरऑल नतीजे आपको काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे। आय में लगभग 12% के आसपास की गिरावट है, मार्जिन्स 20% से गिरकर सिर्फ 3.3% के आसपास हो गए हैं। इसी के चलते मुनाफे में भी आपको लगभग 96% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखेगी। पर खबर ये भी आती हुई दिखेगी प्रमोटर जो है वो लगभग 24.3% अपनी हिस्सेदारी एजीपी होल्डको लिमिटेड को 1380 करोड़ में बेचेंगे। अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग 1810 के भाव पर जो है ये शेयर प्राइस आता है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो वहाँ से लगभग 19% प्रीमियम पर है। और अगर आप इनका ओवरऑल अगर बैक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो कंपनी है एजीपी होल्डको लिमिटेड वो एल गुरियर पेट्रोकेमिकल्स एलएलसी की जो है ग्रुप कंपनी है और उस ग्रुप कंपनी का एक कारोबार जो है वो बीओपीपी का कारोबार भी है, जो पॉलीप्लेक्स कंपनी का भी कारोबार है। फोर्टिस हेल्थकेयर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 19% बढ़ी है, मार्जिन्स में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 16.1% से बढ़कर 16.5% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे में देखेंगे, मुनाफे में भी 59% के आसपास का उछाल है। हालांकि अगर आप देखें तो इस तिमाही में उनको लगभग 11 करोड़ का एक्सेप्शनल मुनाफा भी है, वो भी हटा दें फिर भी आपको नतीजे बढ़िया ही दिख रहे हैं। अमर राजा बैटरीज यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 11% बढ़ी है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 10.1% से बढ़कर 13.8% के आसपास आए हैं और मुनाफे में भी लगभग 41% के आसपास का उछाल दिखेगा। और इस साल अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल लॉस भी है 48 करोड़ के आसपास का। और अंत में जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे ओवरऑल नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय हालांकि अगर आप देखें लगभग 9% बढ़ी, पर मार्जिन्स में आपको बढ़ा कर दिख रहा है, 46.4% से गिरकर लगभग 28% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इसी के चलते आपको मुनाफा देखें तो मुनाफे में भी 68% के आसपास की आपको गिरावट दिख रही है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नतीजे आए, ना कि जेएसडब्ल्यू स्टील के ऑलरेडी नतीजे आ चुके थे, जिस पर आपको करना है फोकस। और पॉलीप्लेक्स की डील फाइनली हो गई है इतने समय के बाद जब एक्सपेक्टेड था, और दुबई की एक कंपनी को उन्होंने स्टेक बेचा। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा, पॉलीप्लेक्स पर आज स्पेशली रखिए आप नज़र। बट और कौन सी खबरें अरमान, और आज के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं इंपॉर्टेंट? जी, आज भी कुछ नतीजे हैं, जिसमें अगर आप निफ्टी में बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के नतीजे हैं, एफएनओ में क्यूमिंस, नाल्को, इंडिया सीमेंट्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। आज हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब हैं वो सीआई के एनुअल सेशन में संबोधित करते हुए दिखेंगे। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और आंध्रा सीमेंट जो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में जो है वो ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। खबरों पर आ जाते हैं। खबरों में श्रीराम प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान रखें, क्योंकि चेन्नई में इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट का अधिग्रहण किया है। इनकी सब्सिडरी के जरिए लगभग 100% डेवलपमेंट राइट्स जो है उस प्रोजेक्ट के अधिग्रहण किया है। और उसमें बताया ये भी जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है उससे कंपनी में 5 साल में लगभग 1200 करोड़ की जो है आय की उम्मीद है। एनआरबी बियरिंग्स और ओबेरॉय रियल्टी दोनों पर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ओबेरॉय रियल्टी को लगभग 25,700 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो है बेचने के लिए करार किया गया है और ये एमओयू हस्ताक्षर के लगभग 120 दिन के जो ट्रांजैक्शन में पूरा किया जाएगा। स्पाइस जेट, इनके पायलट्स की जो सैलरी बढ़ाई है, सैलरी बढ़ाकर अब 7.5 लाख प्रति माह जो है कर दी गई है। टीटीके हेल्थ केयर, यहाँ पर अगर आप बात करें तो शेयर होल्डर्स ने कंपनी की डीलिस्टिंग प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अगर मेजोरिटी के साथ डीलिस्टिंग प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। भाव अगर आप देखें जो फ्लोर प्राइस था वो 1051 का था और उसी फ्लोर प्राइस के तय के हिसाब से लगभग अगर आप मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो 17% डिस्काउंट पर है। और अंत में रोटो पंप्स पर बात करें तो 1:1 के बोनस शेयर्स को बोर्ड की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। शुक्रिया अरमान, ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। आइए थोड़ा स्टॉक्स पर भी बात करी जाए, कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ और आज के बजिंग स्टॉक्स पर राय भी लेते हैं। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपकी जो आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। तो देखिए, डिविस लैब एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। नंबर्स के बाद एक काफी शानदार लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक का शायद जो वर्स्ट है दैट इज बिहाइंड अस।
तो यहाँ पर 3,380-82 के आसपास का क्लोज है। यहाँ पर खरीदारी के आइडियाज ढूंढेंगे। 3340, 3345 इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड में मुझे लगता है 3,475 से लेकर 3,520 ये दो टारगेट्स आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो डिविस लैब रहेगा पहला स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा स्टॉक आइडिया रहेगा इंडसइंड बैंक में। यहाँ पर भी दीप हमने देखा कि 1240, 1250 एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था और कल ये स्टॉक इसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सपोर्ट इंडसइंड बैंक भी करता हुआ नजर आ रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई अगर डिप मिलता है 1250 रुपए के आसपास तो वहां पर खरीदारी करेंगे 1238 के स्टॉप लॉस के साथ। 1280, 1285, 1300 रुपए के दो टारगेट इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो डिवीज जहां पर कल एक बढ़िया बाउंस बैक दिखा था वहां पर रखिए नजर, और साथ ही इंडसइंड बैंक यहां पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। हिमांशु जी, एक दो नतीजों पर भी आज रिएक्शन आने वाला है। एक बार जरा अशोक लेलैंड पर अपनी राय दे दे। थोड़े मिले जुले नतीजे आए हैं, चार्ट्स क्या कहती हैं इसकी? देखिए बहुत अच्छी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली थी इंडसइंड बैंक में, लेकिन 150, 155 का ऐसा जोन है कि यहाँ से हमने काफी बार रेजिस्टेंस स्टॉक में आते हुए देखी है और अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉल राइटर्स की तरफ से भी कॉल राइटिंग इन लेवल्स पर विजिबल है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नंबर्स के बाद अगर ये स्टॉक 154, 155 के ऊपर निकलता है या कुछ देर टिकता है, अगर ऐसा होता है तो एक फ्रेश रैली और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रहता है और ये लेवल्स नहीं निकलते तो मुझे लगता है एक डिप टूवर्ड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 148, 145 तक की स्टॉक दिखा सकता है। ऑल इन ऑल डिप पर खरीदारी रहेगी या फिर 155 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके, तो अशोक लेलैंड पर रखिए नजर। बायोकॉन ये थोड़ा एक्शन में रहा भी है और नतीजे इनके थोड़े अच्छे हैं, हालांकि बेस कंपेरेबल नहीं है। बायोकॉन का चार्ट क्या कहता है सर? बायोकॉन का चार्ट एक पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं ये अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर भी जो एक वर्स्ट है शायद वो बन चुका है और एक मीनिंगफुल बॉटम स्टॉक पहले ही बना चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर कोई डिप मिलता है आज नंबर्स के बाद करीब 235, 230 के जोन में तो वो खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है 225 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक 260, 275 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड पर बायोकॉन के फेवरेबल नजर आता है। एक राय पॉलीप्लेक्स पर भी, क्योंकि एक तो नतीजे इनके कुछ खास नहीं आए हैं, बट फाइनली जो प्रमोटर की तरफ से हिस्सा बिक्री की बात काफ़ी समय से चल रही थी वो होती हुई दिखी है। पॉलीप्लेक्स का चार्ट क्या कहता है सर? 1520 पर कल की क्लोजिंग हुई थी, 2% ऊपर। पॉलीप्लेक्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट टर्म करेक्शन शायद स्टॉक के लिए पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर ब्रॉडली 1450, 1400 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और नियर टर्म में स्टॉक 1650 से 1700 तक की रिकवरी दिखा सकता है। तो ऑल इन ऑल गिरावट पर खरीदारी के मौके दिखेंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रैली जो है वो और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और फाइनली एक अमर राजा बैटरीज पर भी अपनी राय दे दें। यहाँ पर अच्छे नंबर्स आए हैं, हालांकि अब वायदा कारोबार का स्टॉक नहीं रहा है, बट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, मार्जिन एक्सपेंशन है और एबिटा 50% बढ़कर आए। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इसकी? ओके, आई थिंक थोड़ा ऑडियो शो आया है हिमांशु जी के साथ, हमारा फोन कट गया एसेंशली। बट कुछ बजिंग स्टॉक्स जो आज के लिए आपको अपने रेडार पर रखने हैं वो आपके सामने, और दो बेहतरीन कॉल डिवीज और इंडसइंड, ये भी हिमांशु जी की तरफ से रिकमेंडेशंस आ रही हैं। और थोड़ी एशिया मार्केट्स की परेशानी इस समय बनी हुई है। 70 पॉइंट नीचे आपको एसजीएक्स निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जापान के बाजार में 1.25% की गिरावट है, अब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का कट आ रहा है। चीन और हांगकांग में भी परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। हांगकांग भी ऑलमोस्ट 1% नीचे और बाकी के एशिया के बाजार में भी 1/4 से आधे % की गिरावट है। तो एशिया कमजोरी दिखा रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स सपाट है इस समय, बट कल शाम लगातार तीसरे दिन अमेरिका में स्पेशली डाउ में हमने गिरावट आती हुई देखी थी। कमोडिटी बाजार में भी बड़ा एक्शन हुआ है, इसके बारे में भी समझते हैं और आज की रणनीति बताते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। मनोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए आज सुबह। सबसे पहले तो कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं। हमारे बाजार में भी 1.5% का रिबाउंड था, ग्लोबली भी थोड़ा एक्शन बना है। सऊदी ने कहा है शॉर्ट कॉल्स जिन्होंने भी ली हैं वो ध्यान रखें। कच्चे तेल पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल, कच्चे तेल में कल हमने अच्छी मजबूती आते हुए देखी थी और आज ओपनिंग ट्रेड में भी यहाँ पे कच्चा तेल मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। कल जो सऊदी ऑयल मिनिस्टर की तरफ से बयान आया था, शॉर्ट सेलर्स को एक वार्निंग दी गई थी, क्योंकि जो ओपेक प्लस की तरफ से आउटपुट कट है वो अब यहाँ पे इस महीने उसके कंप्लायंस जो है वो देखने को मिलेंगे और उसी के चलते हम यहाँ पे कीमतों में बढ़त देख रहे हैं। साथ ही यूएस का समर पीक ड्राइविंग सीजन भी है, तो इसलिए डिमांड को यहाँ पे मजबूती मिल रही है। और कल एपीआई का जो रिपोर्ट आया था उसमें यूएस में गत सप्ताह लगभग 7 मिलियन बैरल की इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली है। तो ट्रेंड जो है यहाँ पे बढ़त के साथ कंटिन्यू आज भी रह सकता है।
एमसीएक्स पर 6100 के स्तर पे यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए 6040 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 6220 तक के लक्ष्य आज के सत्र में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 6220 के टारगेट्स आ सकते हैं। कच्चे तेल पर रखिए नजर। गोल्ड और सिल्वर पर क्या रणनीति बनानी है? थोड़ा फ्लैट एक्शन ही रहा। सिल्वर पर हम देख रहे हैं 2 दिनों से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। जहां तक सिल्वर की बात है तो हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है वो लगातार दबाव में। कल भी जो प्रीवियस प्रिलिमिनरी जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए थे ईयू के, यूएस के और बाकी डेवलप्ड नेशंस के, तो वो उम्मीद से कमजोर देखने को मिल रहे हैं मई मंथ में, और उसी के चलते हम लगातार यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स पे दबाव देख रहे हैं और चांदी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे सिल्वर में जो प्रेशर है वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी मजबूती दिखा रहा है। तो चांदी में यहाँ 72,700 के स्तर पर एमसीएक्स जुलाई वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। 73,300 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में लक्ष्य जो है वो 71,500 का लेकर के चलना है। ओके, ये है आपके लिए सिल्वर। गोल्ड पर भी अपनी राय देते हैं। गोल्ड में आज यहाँ पे फ्लैट जो है कारोबार देखने को मिल सकता है क्योंकि एफओएमसी अपने मई मंथ की मीटिंग के मिनट जो है आज जारी करेगी, तो उसके चलते एक दायरे का कारोबार यहाँ पे गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि 59,800 से 60,400 का दायरा आज सोने में बना रह सकता है। ओके, तो चलिए रेंज में ही है। कल भी हमने देखा गोल्ड एकदम फ्लैट बंद हुआ था। आज देखते हैं कैसा एक्शन आएगा। सिल्वर पर प्रेशर जरूर आपको बनते हुए दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए अब नजर डालते हैं आज की दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी एफआईआर में। बताएं अरमान, कहाँ है आज ब्रोकरेजेस की नजर? जी, कई सारी रिपोर्ट्स है जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली के अशोक लेलैंड पर है। वहां पर वो ओवरवेट है, वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं 178 का। जेफरीज की सेम अशोक लेलैंड पर है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 185 का। सिटी की भी अशोक लेलैंड पर रिपोर्ट है जहां पे वहां पर वो भी मेंटेन कर रहे हैं बाय और टारगेट रख रहे हैं 200 का। नोमुरा की अशोक लेलैंड पर है, वहां पर मेंटेन कर रहे हैं बाय, टारगेट रख रहे हैं 184 का। मॉर्गन स्टैनली की डिक्सन टेक पर भी यहाँ पे रिपोर्ट है और जो अंडरवेट है वो तो वो मेंटेन कर रहे हैं पर टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। 2388 से बढ़ाकर 2727 कर रहे हैं। हालांकि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 3276 है। और गवर्नमेंट सेक्स बात करें तो वो भी जो है यहाँ पर टारगेट थोड़ा सा रेस कर रहे हैं। हालांकि जो न्यूट्रल स्टैंड है वो तो मेंटेन कर रहे हैं पर टारगेट उन्होंने भी बढ़ाया है, 3060 से बढ़ाकर लगभग 3370 कर दिया है। अंत में मॉर्गन स्टैनली ही अमर राजा बैटरीज पर अंडरवेट की जो राह है वो तो मेंटेन है और टारगेट भी देखें तो लगभग 549 का है। ओके, तो ज़्यादातर नतीजों का ही रिएक्शन आने वाला है। कुछ ज़्यादा खास अपग्रेड्स आपको आते हुए नहीं दिखे, कुछ टारगेट कट जरूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ये सारी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।